बच्चों, ग्रामश्री कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत सुनने से तो ऐसे लगता है किसी लेडीज़ का नाम, और उनके चेहरे को देख के, बालों के ढंग को देख के भी लेडीज़ की ना अब आकृति उभर रही है, लेकिन वो मेल पोएट है। और सुमित्रा नंदन हो सकता है उनकी माँ का नाम सुमित्रा हो और उनके बेटे यानी उनका नाम पड़ गया सुमित्रा नंदन, और पंत तो उनका सरनेम है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कोसानी, उत्तराखंड सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में, यहाँ उत्तरांचल के बागेश्वर दिया हुआ, किताब में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्हें कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से लेकर 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। ये समय का एक फेरा है जिसमें अलग अलग काव्य कृतियाँ आई और उनसे वे प्रभावित हुए। बीना, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। ये सभी कविता की पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है, यानी एक दूसरे से वो इतने आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। काव्यों की भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। क्यों शब्द शिल्पी कहते हैं? कि जो भाव आते हैं उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड होता है उसका चयन वो बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। अब आखिर ग्रामश्री कविता में है क्या? ग्रामश्री कविता में पंत ने गाँव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती, यानी हर नदी के किनारे रेत होती है। रेती यानी बालू होती है, जिसको इंग्लिश में सैंड कहते हैं, है ना। तो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे फैली हुई रेत को रेती कहते हैं। कवि को रोमांचित करती है, यानी प्रसन्न करती है। इसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। इसी कारण वो खुश होकर ये कविता ग्रामश्री लिख देते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाले, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो फैली खेतों में दूर तलक, खेत है, गांव का माहौल है, खेत है, और दूर दूर तक क्या है? मखमल की कोमल हरियाली फैली हुई है। मखमल वेलवेट कहते हैं इंग्लिश में, जिसे बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये सुंदर मुलायम, है ना, कोमल हरियाली दूर दूर तक खेतों में फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाले, जब सूर्य की रोशनी इस हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक चांदी की जाली इससे लिपट गई हो, या पूरे हरियाली पर चांदी की जाली बिछा दी गई हो। तिनके के हरे हरे तन पर, यानी पेड़ पौधों के हरे हरे शरीर पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो उनके शरीर पर जो हरा शरीर है, तो हरा रक्त उनके शरीर में, रुधिर मतलब रक्त, हमारे जैसे लाल रक्त होता है, उनके शरीर ही हरा है, तो उनके शरीर में हरा खून है, और हरा खून वो झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल यानी श्याम वर्ण का, काला, काली धरती पर झुका हुआ कौन? नभ का चीर निर्मल नील फलक। चीर मतलब तो स्थायी होता है, निर्मल माने पवित्र होता है, नील माने नीला होता है, फलक माने आसमान होता है। तो स्थायी पवित्र नीला आसमान श्यामल भूतल पर झुका हुआ है, यानी उसे अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। रोमांचित सी लगती है वसुधा, रोमांचित माने प्रसन्न सी लगती है वसुधा यानी धरती। आई जो गेहूं में बाली, क्यों लग रही है खुश? धरती क्यों खुश लग रही है? वसुधा क्यों खुश लग रही है? क्योंकि गेहूं में बाली आ गई, बाली यानी दाने आ गए।
अरहर सनई की सोने की किंकनियाँ है शोभाशाली। अरहर और सनई, ये भी अरहर तो हर दाल है, सनई भी दाल रूपी पौधा है जिसमें किंकने है, उसमें भी बालियाँ आ गई हैं और वो सोने की रंग की है, सोने की गोल्डन कलर की है, शोभाशाली, देखने में बड़ी प्यारी लग रही है, उसकी शोभा बढ़ा रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, हवा के साथ उड़ रही है तेल की गंध। और कहाँ से आ रही है तेल की गंध? फूली सरसों पीली पीली, सरसों के पीले पीले फूलों से आ रही है। लो हरित धरा से झाँक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो ये तो सरसों के बारे में बताया गया कि उसके फूलों से तेल की गंध आ रही है। और उसके बाद कहा गया कि धरती, हरी धरती से झाँक रही है कौन? नीलम की कली, कौन? तीसी फसल। तीसी भी एक प्रकार की फसल है जिसमें नीले नीले फूल आते हैं। तो नीली नीली कलियाँ हरी धरा से वो भी झाँक रही है, हमें दिख रही है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल माने मिली जुली, मिल गई है। हर तरह के फूल है धरती पर, लाल है, हरे हैं, नीले हैं, है ना, इन सब में मिल गई है। कौन? हंस रही है सखियाँ मटर खड़ी, मटर की फसल मिल गई है। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज खड़ी। कवि कहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, वहीं बगल के खेत में बैंगनी सफ़ेद फूलों वाले मटर को देखकर लगता है जैसे मटर सखियों संग हंस रही है। मटर में फलियों को देखकर लगता है कि मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए है। जैसे मटर को छोलने से उसमें दाने निकलते हैं, तो ऐसा लगता है मटर की फलियों को देख कर लगता है कि मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं जिन पर रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। उनको देख कर लगता है कि मानो फूल ही उड़ उड़ कर बिंतों पर जा रहे हो। उनको देख के लगता है कि मानो फूल ही उड़ उड़ कर बिंतों पर, यानी एक टहनी से दूसरी टहनी में जा रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों में रिलमिल यानी मिलजुल गई है। सखी हंसी रही सखियाँ मटर खड़ी, मटर को सखी के रूप में संबोधित किया गया है। मखमली पेटियों सी लटकी है, तो जैसे मटर के फली को हम छोलते हैं तो उसमें से दाने लगते हैं, तो एकदम पेटियाँ लगी हुई है। छिमियाँ छिपाए बीज खड़ी, उसमें जो मटर के दाने उसको छिपा के रखी है। फिर फिरती है रंग बिरंगी तितलियाँ, फिरती है रंग में मटर की फलियाँ देख कर लगता है मखमली पेटियाँ में किसी रत्न को छिपाए। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो ऐसे लगता है कि रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं और उड़ उड़ बिंतों से बिंतों पर। जिस फूल फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ बिंतों से बिंतों पर। तितलियाँ उड़ रही है और ऐसा लगता है कि फलों के फूल उड़ उड़ कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक वृंत से, वृंत मतलब टहनी से दूसरे टहनी पर जाकर बैठ रही हो। यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत कहते हैं चांदी को, स्वर्ण यानी सोने चांदी जैसी मंजरियों से, मंजरियों कहते हैं आम के फूलों को। लद गई या आम तरु की डाली, तरु यानी पेड़, आम पौधे की डालियों पर क्या लगा है? सोने चांदी जैसे मंजरियाँ लग गई है। उनमें कलर कैसा होता है? सफ़ेद और पीला फूल लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है सोना और चांदी की, है ना, कि मंजरियों से लद गई है आम रूपी तरु की डाली। आम रूपी तरु की डाली, तरु वृक्ष को कहते हैं। तो आम के पेड़ पर सोने चांदी की फूलों को यानी मंजरियों को सोने चांदी का जैसा बताया गया। झड़ रहे हैं ढाक पीपल के दल मतलब पत्ते, झड़ रहे हैं हवा के साथ। ढाक के पीपल के पत्ते भी झड़ रहे हैं। हो रही है कोकिला मत वाली, और इसको देखकर कोकिल जो होती है वो गाना गाने के लिए, क्योंकि बसंत का आगमन हो रहा है, कोकिल तो बसंत ऋतु में बोलना शुरू कर देती है। मक्के, कटहल, मुकुलित, जामुन और इसके साथ ही कटहल के फूल भी, कटहल के फल भी कटहल के वृक्ष में लग जाते हैं। जामुन भी दिखाई देने लगता है। बसंत में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नीलम नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली।
तो ये सब्जियों के नाम आप लोग जानते ही हो। फूले आड़ू, आड़ू किसे सॉरी, फूल के आने से कटहल महक उठा है, जामुन के फूल अधखिले हो रहे हैं, जंगल में झरबेरी लद गई है, आड़ू के पेड़ में फूल आ गए हैं। एक और जहाँ नींबू, अनार आदि फलों से पेड़ लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि फल और सब्जियां तैयार हो गई हैं। तो वातावरण कितना खुशनुमा हो गया है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चींटियाँ पड़ी है, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि अमरूद में है ना चींटियाँ पड़ गई है। अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए, उन पर लाल लाल धब्बे, चींटियाँ पड़ गई है। चींटियाँ कहते हैं लाल लाल धब्बे को। बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं। आंवलों की डालियों पर छोटे छोटे आंवले जड़े हुए हैं, ऐसे लगते जैसे ही है ना मोती की लड़ी जड़ गई हो। खेतों में हरी हरी पालक लहलहा रही है। धनिया अपनी महक बिखेरने लगी है, धनिया अपने महक बिखरने लगा है। लौकी और सेम की लताएं फलकर फैल गई है। टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है। मिर्ची के पेड़ पर लगे मिर्चियों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली जैसे दिख रहे हैं। तो ये है इसका काव्य सौंदर्य। अब आता बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। तो यहाँ क्या है? गंगा की सतरंगी रेती पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन पर सांपों के आने जाने से वे बनी हो। नदी के किनारे पर तरबूज की खेती, क्योंकि तरबूज की खेती बालू में होती है, बालू नदी के किनारे होती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ तरबूज लगते हैं। तथा सरपत नामक घास से बनाई झोपड़ियाँ भी सुंदर लग रही हैं। उन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया। पानी में खड़े बगुले अपना सिर खुजला रहे हैं, जिससे देखकर लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हो। बहते पानी में सुरखाब यानी चक्रवात पक्षी तैर रहे हैं तथा किनारे पर मगरोठी नामक पक्षी सोई हुई है। मगरोठी नामक पक्षी है एक मगरोठी, सोई हुई है मगरोठी। तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो हरियाली पर धूप पड़ी हुई है। हसमुख हरियाली, हरियाली को हसमुख बताया गया। उसमें हिम आतप यानी हिम यानी बर्फ और आतप माने सूर्य है ना, ताप। हिम आतप माने सर्दी की धूप, ठीक है। हिम मतलब बर्फ और आतप माने गर्मी यानी सूर्य की गर्मी, तो सर्दी की धूप, ठीक है। तो हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है जैसे हरियाली हंस रही है। सर्दी की धूप चमक उठी, लगता है धूप और हरियाली अलसा कर सो गए हैं। ओस से रात भीग चुकी है। तारों की चमक फीकी पड़ने से लगता है कि सपनों में खो गए हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न के खुले डिब्बे सा लग रहा है। सुंदर गांव, मरकत डिब्बे सा खुला गांव है ना, मरकत। तो सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न के खुले डिब्बे सा लग रहा है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है जो नीलम का आवरण जैसा है। सर्दी की समाप्ति पर विचित्र शांति छाई हुई है।
ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है। हसमुख हरियाली आतप, हरियाली हिमातप, हसमुख हरियाली बताया गया। हरियाली को हसमुख कहकर संबोधित किया गया। हिमातप ठंड की धूप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी के तारक सपनों में से खो गए। तो निशी के तारक, निशी माने रात, अंधियारी रात में है ना, तारे जो है वो सपनों में सो गए। मरकट डिब्बे से खुला गांव कैसा लग रहा है कि हरा डायमंड का खुला हुआ डिब्बा खुल गया हो, जिस पर नीलम नभ आच्छादन है। नभ माने आसमान, नीला आसमान उस पर छाया हुआ है। निरुपम हिमांत, निरुपम माने अद्भुत, हिमांत मतलब सर्दी की समाप्ति। स्निग्ध, कोमल और प्रेम युक्त। निरुपम हिमांत यानी अद्भुत, ठंड समाप्ति की ओर। स्निग्ध शांत है माहौल। स्निग्ध मतलब स्नेह युक्त, या इसे आप कोमल भी कह सकते हो। निज शोभा से हरता जनमन, अपनी ही सुंदरता से लोगों का मन वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों की ओर। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है। हरियाली पर धूप की चमक पड़ने से लगता है कि हरियाली हंस रही है ना। खेतों में अनेक फसलें फल फूल रही है। वृक्षों पर नाना प्रकार के फल तथा आमों के पेड़ों में मंजरियाँ आने से वातावरण महक रहा है। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती, तालाब में तैरते पक्षी गांव के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। हरा भरा गांव पन्ना के समान सुंदर है जो सबका मन हर रहा है। 1 नंबर प्रश्न का आप पॉइंट वाइज उत्तर लिख सकते हो। फिर से एक बार दोहरा देती हो। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि नंबर 1 पॉइंट, वहाँ खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है। नंबर 2, हरियाली पर धूप की चमक पड़ने से लगता है कि हरियाली हंस रही है। नंबर 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं, खेतों में अनेक फसलें फल फूल रही है। 4 नंबर पॉइंट में हम लिख सकते हैं, वृक्षों पर नाना प्रकार के फल तथा आमों के पेड़ों पर मंजरियाँ आने से वातावरण महक रहा है। 5 नंबर, गंगा के किनारे तरबूज की खेती, तालाब में तैरते पक्षी गांव के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। हरा भरा गांव पन्ना यानी हरा रंग का डायमंड के समान सुंदर और खुला हुआ डिब्बा जैसा लग रहा है जो सबका मन हर रहा है, यानी सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो कविता में शिशिर और वसंत ऋतु का वर्णन है। इसी ऋतु में पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू होते हैं, उनमें नई नई कोपले, शाखाएं, फल फूल आने शुरू होते हैं। आमों में मंजरे आने का समय भी यही है। खेतों में फसलें, मटर, सेम, अलसी के फूलने फलने का समय भी यही होता है। इसी समय चारों ओर फूल खिलने, उन पर तितलियां मंडराने लगती है। कटहल, जामुन के मुकुलित होने, अमरूद पकने, कोयल के मदमस्त होने का यही समय है, क्योंकि ये शिशिर और वसंत ऋतु का, शिशिर का अंत, वसंत का आगमन होता है। गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया? गांव में आम, नीम, जामुन, महुआ आदि के पेड़ तथा खेतों में नाना प्रकार की फसलें लहराती है। सारा गांव हरा भरा होता है, जिसे दूर से देखने पर ये मरकट जैसा लगता है। जगह जगह खिले रंग बिरंगे फूल, उन पर उड़ती तितलियाँ, सूरज की गुनगुनी धूप से निखरता सौंदर्य इस हरितिमा में चमक पैदा करता है। गांव हरा भरा चमकदार दिखाई देता है, इसलिए उसे मरकट के खुले डिब्बे सा कहा गया है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो अरहर और सनई में फलियाँ आने पर जब हवा चलती है, उन फलियों से हल्की हल्की आवाज़ आती है। इसे सुनकर कवि को लगता है कि धरती ने अपनी कमर में करघनी बांध रखी हो। उस करघनी में लगे हुए घुंघरुओं से यह आवाज़ आ रही है। सनई और अरहर के पेड़ से उसे धरती की कमर में बंधे किंकणियों जैसे लगते हैं। किंकणियाँ यानी घुंघरू।
करघनी यानी कमर में बांधने वाला सौंदर्य वर्धक कहना। तो धरती को अगर एक नारी का रूप मान लिया जाए तो करघनी यानी कमर में बांधा हुआ है क्या, किंकणियाँ यानी जिसमें घुंघरू लगे हैं। और ये ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अरहर और सनई की में फलियां आने पर जब हवा चलती है उनमें फलियों से हल्की हल्की आवाज़ आती है, जैसे घुंघरू बज रहे हैं। उस करघनी में लगे घुंघरुओं से ये आवाज़ आ रही है। और सनई और अरहर के पेड़ उसे धरती की कमर में बंधे हुए किंकणियाँ जैसे लगते हैं, यानी घुंघरू जैसे लगते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो भाव में क्या है, 1 नंबर में है आपको बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। गंगा नदी के किनारे फैली रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो रेत चमक उठती है। ये रेत रंग बिरंगी दिखती है, यानी इंद्रधनुष जैसी लगती है। पानी की लहरों और हवा के कारण से इस पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती है, जो कि सांपों के रेंगने से बने हुए चिन्हों सी दिखती है। ख नंबर में क्या है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुखों से अलसाए से सोए। हरियाली पर सूरज की किरणें पड़ने से लगता है कि वह हंस रही है। सूरज की धूप भी नर्म और कोमल है, लगता है कि धूप और हरियाली दोनों ही एक दूसरे से मिलकर सोए हुए हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तिनकों के हरे हरे तन पर। तो यहाँ तिनकों के हरे हरे तन पर ह और र वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण हरे हरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ ह की आवृत्ति और र की आवृत्ति के कारण यहाँ हसमुख हरियाली, इसमें ह और र की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी बार बार रिपीट हुआ है। और 3 नंबर है, हिल हरित रुधिर रहा है झलक। रक्त हरे रंग का विरोधाभास अलंकार है। तिनकों के तन पर रूपक और मानवीयकरण अलंकार है। रूपक भी है, तिनकों के तन पर रूपक और मानवीयकरण दोनों है इसमें। इस गांव में जिस गांव का चित्रण हुआ है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग में स्थित है। तो कविता में गंगा के किनारे फैले विस्तृत मैदानों में किसी गांव का वर्णन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको इससे मदद मिलेगी और मेरा ये वीडियो बनाना आपके लिए सार्थक होगा, है ना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।